कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं है, बल्कि ये F7 में भी यही चीज़ रिपीट होगी और SPR में भी ये चीज़ रिपीट होगी। तो जब भी F7 SPR में आप ये टॉपिक पढ़ने लगो तो इस स्लाइड को आप सामने ले आना, काफ़ी डिटेल स्लाइड है। अच्छा, तो जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी होती हैं तो उसकी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन की क्या क्या होनी चाहिए। बड़ी एक सिंपल सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। पहला ग्रुप है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड है एनहांसिंग। एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है तो उसको फंडामेंटल एंड एनहांसिंग दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एनहांसिंग कुछ कंट्रीज में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती, बट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो हमेशा ही होनी चाहिए, दैट्स अ मस्ट थिंग। जब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दो किस्म की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक कहते हैं रेलेवेंस, दूसरी है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस का मतलब यह है कि जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, कौन से स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट कर रहे हो, और जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो वो इस तरह से रिपोर्ट करनी चाहिए कि उनके लिए रेलिवेंट हो। अगर शेयर होल्डर को आप रिपोर्ट कर रहे हो तो शेयर होल्डर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा ज़्यादा, प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप बैंक्स को रिपोर्ट कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या होगा, बैंक की रेलिवेंस क्या होगी कि ये कंपनी को जो मैं लोन दे रहा हूँ तो ये मुझे पे बैक कर पाएंगे कि नहीं, वो कैश पोजीशन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने कैटेगराइज करना है और फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह से रिपोर्ट करनी है कि उनकी नीड्स के मुताबिक हो। नीड्स किस लिए उनकी होंगी, ताकि प्लानिंग कर सकें, कंट्रोलिंग कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो जो भी उनकी नीड्स हैं स्टेक होल्डर्स की, उनके मुताबिक होनी चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रिपोर्ट करनी है, इसको कहते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रिपोर्ट करनी है, उसमें डेटा मैनिपुलेशन या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं करना। अच्छा, रेलेवेंस कैसे इंश्योर होगी कि ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्टिव नेचर होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को इस तरह रिपोर्ट कर सको कि उससे आपके स्टेक होल्डर को आइडिया हो कि फ्यूचर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी होगी या बुरी होगी। सेकंड, उसमें कंफर्मेटरी वैल्यू होनी चाहिए कि जो भी शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन देख रहा है या स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देख रहा है तो उसको कंफर्म हो जाए। अगर मैं प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट है $5,000, तो उसके साथ सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। सेल्स कितनी है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, अदर ओवरहेड्स कितने हैं, ये सब आपने रिपोर्ट करना है उसके साथ। तभी उसको यकीन आएगा कि प्रॉफिट है $5,000 क्योंकि सेल्स इतनी थी, कॉस्ट इतनी है, अदर एक्सपेंसेस इतने हैं, इंटरेस्ट और टैक्स इतना है। लेकिन आप सिर्फ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दो कि प्रॉफिट है $5,000 और उसे पता ही ना चले कि सेल्स कितनी है, तो वो प्रॉफिट तो कभी भी उसको कंफर्म नहीं होगा। आफ्टर दैट मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने कोशिश करनी होती है कि हर चीज़ को रिपोर्ट करें, या ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि हर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करें या हर मटीरियल इंफॉर्मेशन को हम रिपोर्ट करें। कुछ चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत छोटी होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस की वैल्यू है फॉर एग्जांपल $1 बिलियन और हम उसमें कुछ $20 का रिपोर्ट करना भूल गए, तो $1 बिलियन की बैलेंस शीट में $20 जो है ये कोई हैसियत नहीं रखता। ये $20 आप रिपोर्ट करो या ना करो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये $20 जो है ये कंप्लीटली इममटीरियल है। लेकिन $1 बिलियन की बैलेंस शीट में अगर आप कुछ एसेट रिपोर्ट करना भूल गए,
जिसकी वैल्यू 1 मिलियन है या 10 मिलियन है, तो ऑब्वियसली दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मटीरियल और एज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो जो भी सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि ज़रूर रिपोर्ट करनी है। जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं अगर वो रिपोर्ट करने से रह भी गई या आप भूल भी गए या उसमें एरर्स या मिस्टेक्स हैं, कोई उसका इशू नहीं, लेकिन जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी की सारी रिपोर्ट करनी है। सो रेलिवेंस 3 चीज़ों से डिसाइड होती है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, कंफर्मेटरी वैल्यू होनी चाहिए एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन ही रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके आपकी रेलिवेंस को प्रूव करते हैं कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कर रहे हो वो रेलिवेंट है। क्लियर विद रेलिवेंस? यस सर। सर मुझे लगा ये मटेरियलिटी जो है वो फंडामेंटल अजम्पशन प्रिंसिपल के अंडर आता है, उसमें वो भी आता इसमें है, आएगा अंडर रेलेवेंस। उसमें भी बिल्कुल आता है, क्योंकि हमने जो पिछली स्लाइड में assumptions डिस्कस किए वो सारी की सारी तो नहीं है, बट यस मटेरियलिटी एक फंडामेंटल assumption भी है अंडर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और ये रेलेवेंस को प्रूव करता है, तो यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन जैसी है उसको वैसे ही रिपोर्ट करना है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं 1 साल की इंफॉर्मेशन, तो पूरे साल की जितनी सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एसेट बाय किए हैं, सेल किए हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन या सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को आपने रिपोर्ट करना है। सेकंड, न्यूट्रल रहना चाहिए। आपका कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए कि मैं इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो ऐसे मैनिपुलेट कर दूँ, नहीं, आपने न्यूट्रल रह के सारी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हो सकती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप गुड न्यूज़ तो सारी रिपोर्ट कर दें और बैड न्यूज़ को इग्नोर कर दें, ये कभी नहीं हो सकता। गुड न्यूज़ को तो रिपोर्ट करना ही करना है और उसी तरह बैड न्यूज़ को भी रिपोर्ट करना है, तो आपने न्यूट्रल रह के सारी रिपोर्टिंग करनी है। इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब गलतियां देखो, छोटी गलती भी हो सकती है, 2+2 को हम 3 भी लिख सकते हैं, ये छोटी सी गलती है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऐसी भी गलती हो सकती है कि आपके पास 1 मिलियन का एसेट है, उसको आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब वो ओमिशन है, वो भी एक भूल है, आप उसको भूल गए और रिकॉर्ड करना, बट इट डजंट मीन कि आप उसको दोबारा से रिपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं, आपको उसको डिस्क्लोज करना ही करना है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एरर्स। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब हम एसेट्स बाय करते हैं, कुछ चीज़ें बाय करते हैं ना, तो उसका एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है या लीगल स्टेटस होता है, दूसरा उसका कंट्रोल होता है। किसी भी चीज़ को आपने एज अ एसेट रिपोर्ट करना है अगर आपके पास उसका कंट्रोल है। वैसे तो लीगल ऑनरशिप भी होनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए, बट इन दोनों में अगर एक चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि कंट्रोल आपके पास है, तो इन केस कि अगर लीगल ऑनरशिप आपके पास नहीं भी है, तब भी आपने उसको अपना एसेट रिपोर्ट करना। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल लीज की एग्जांपल ले लेते हैं। लीज में क्या होता है कि आपने ऑनरशिप जो है वो बैंक के पास होती है, ठीक है, और कंट्रोल आपके पास होता है। अब कंट्रोल तो है आपके पास लेकिन ऑनरशिप नहीं है। बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन डायरेक्टर कह सकता है कि ये तो हमारा एसेट नहीं है, कि हमारे पास लीगल ऑनरशिप नहीं। या लाइबिलिटीज का हम कर सकते हैं कि हमने कोई चीज़ मॉर्गेज की हुई है, फॉर एग्जांपल एसेट को हमने मॉर्गेज किया हुआ है बैंक के पास, ठीक है, और कंट्रोल को भी हमने ड्यू टू एनी रीजन ट्रांसफर कर दिया। अब लीगल ऑनरशिप हमारे पास है और कंट्रोल हमने ट्रांसफर कर दिया, तो वो हमारा एसेट नहीं होगा। सो इट डिपेंड, ये मैं आपको डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर हमारे पास एक एसेट का कंट्रोल है और ड्यू टू एनी रीजन हमारे पास लीगल ऑनरशिप नहीं भी है, तब भी उसको हमने एज अ एसेट रिपोर्ट करना है। या कोई ऐसी सिचुएशन है एसेट से मुतालिक कि हमारे पास लीगल ऑनरशिप तो है बट कंट्रोल नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन कंट्रोल हमने किसी और को दे दिया, सिर्फ लीगल ऑनरशिप हमारे पास है, तो उसको आप एज अ एसेट रिपोर्ट नहीं कर सकते।
तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि और ये सिर्फ एसिड की मैंने आपको एग्जांपल दी है, एसिड, लाइबिलिटीज, इक्विटी, हर चीज़ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई होता है। कि किसी चीज़ का लीगल स्टेटस क्या है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसका एक्चुअल स्टेटस या रियल स्टेटस क्या है आपके बिजनेस के लिए, आपके पास उसका कंट्रोल है ये नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंट्रोल फॉर एसेट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। या सर इसमें ये इसमें कोई एक स्टेटमेंट थी, पता नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ी थी, वो मैं आपको सेंड करूंगी। वो मुझे ना इससे रिलेटेड थी, समझ में नहीं आई थी वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रही थी। ओके, मुझे चलो आप याद भेज है। देना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हाँ है। ठीक है। अच्छा, Alright. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनहैंसिंग। अब एक तो फंडामेंटल होगी, फंडामेंटल में दो थी, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये तो होगी। नेक्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो मीट करना मस्ट है, उसको आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इनहैंसिंग जो है उसका पर्पस ये होता है कि ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चार हैं बेसिकली एज पर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। पहली है कंपेरेबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन को आपने ऐसे रिपोर्ट करना है ताकि शेयर होल्डर्स को कंपेयर कर सके। अगर एक इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते तो वो यूजलेस इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 2020 ईयर में पूरे साल का जो सेल रेवेन्यू है वो है $1 मिलियन। अब ये अच्छा है कि बुरा है? पूरे साल का? जी, तो ये सेल्स रेवेन्यू अच्छा है या बुरा है? नो सर, कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए बिल्कुल, होगा, हमें हम इससे कंपेयर कंपेयर करना पड़ेगा कि करेंगे। 2019 में हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना था। मे भी पिछले साल हम्म। हमारा सेल्स रेवेन्यू सिर्फ 100,000 का हो, तो ये तो 10 गुना बढ़ गया, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पिछले साल हमारी $2 बिलियन की सेल थी, इस साल सिर्फ $1 मिलियन की सेल है, तो ऑब्वियसली तो बहुत बुरा हुआ। तो डिपेंड करता है कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन को आपको ऐसे रिपोर्ट करना चाहिए ताकि कंपेरेबल हो। सेकंड, वेरीफाइबिलिटी। आप इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैंने एसिड बाय किया है $1,000 का और उसको आपने बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर दिया और आपके पास उसके कोई सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कल को कोई थर्ड पार्टी या कोई ऑडिटर आके आपसे मांग ले कि अच्छा ये एसिड आपने रिपोर्ट किया हुआ है, ये एसिड वाकई है भी कि नहीं, या तो आप मुझे एसिड दिखा दो या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, और आप दोनों ही वेरीफाई नहीं करवा पाते, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप रिपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी वेरीफाइबल। इसके बाद है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब यह है कि जितना जल्दी हो सके वो इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करनी है। आप फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं पूरे एक साल की। अब ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आप जाके शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हो फॉर एग्जांपल 5 अगस्त 2025 को, तो इस इंफॉर्मेशन को आप, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, फंडामेंटल भी हैं, इन्हांसिंग भी हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है, वो है टाइमलीनेस। 2020 के रिजल्ट्स अगर आप 2025 में जाके रिपोर्ट करो 5-6 साल बाद, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भी हो, वो रेलिवेंट भी हो, वो फेथफुली रिप्रेजेंट भी हुई हो, लेकिन वो 5 साल बाद जब शेयर होल्डर के हाथ में आ रही है तो उसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, राइट? क्योंकि शेयर होल्डर का टाइम जो है वो गुजर चुका है, उसने डिसीजन जो 2021 या 2022 में लेना था वो डिसीजन वो ऑलरेडी ले चुका है, तो अब आप उसको अगर इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर विद दिस टाइमलीनेस? यस सर। ओके। इसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने इंफॉर्मेशन इस तरह से रिपोर्ट करनी है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को वो इंफॉर्मेशन समझ भी आ जाए। अब इसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस भी मौजूद है। गाइडेंस ये बताती है कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज तो होगी, ये इतना आप एज्यूम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपने रिपोर्टिंग करनी है।
लेकिन आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होंगे या सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, ये आप एज्यूम नहीं कर सकते। सो आप जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं वो इस एजम्पशन के अंडर करते हैं कि आपके शेयर होल्डर्स या ऑल दी अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, उनके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। तो ये सारी की सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो अपने पास अभी, ताकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर। ओके, मैंने सर लिख लिया है साथ साथ। ओके, कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर, अभी ओके, तक नहीं। चलते हैं एक दो क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? ए है ओनली मटेरियल आइटम्स आर डिस्क्लोज, ये ठीक है? कंसिस्टेंसी से कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी हमें ये बताता है कि जो मटेरियल आइटम है वो तो रिपोर्ट करने ही करने, ठीक है, करने ही करने, लेकिन वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है, वो कंसिस्टेंसी हाँ। कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताता। कंसिस्टेंसी का तो मतलब दूसरा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी, the way an item is presented always remains the same। मैंने आपको ये बताया था डेप्रिसिएशन के बारे में कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया तो आपको हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट की लाइफ अगर 20 साल है तो इट्स अ मस्ट कि 20 साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। 15 साल बाद अगर आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, वो ज़्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे शेयर होल्डर्स को, तो आप उसको चेंज कर भी सकते हैं। क्लियर? ओह यस, ऑलवेज लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तो ये जो ऑलवेज है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। थर्ड, presentation and classification of items should remain the same unless a change is required by an IFRS। अब IFRS ने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करना, 15 साल से आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो, बट ड्यू टू एनी रीजन IFRS ने ही कह दिया कि आपने स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करना, तो फिर तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा मेथड, क्योंकि IFRS ने बता दिया। सो यस, presentation and classification of items should remain the same unless a change is required by IFRS or it will result in a more relevant information for the stakeholders। सिर्फ इन दो सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हैं, तीसरी किसी सिचुएशन में आप चेंज नहीं कर सकते। सो सी जो है ये बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कंसिस्टेंसी को। क्लियर? यस सर। हाँ जी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको मिस आउट नहीं करना। ओके, मेकिंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच कॉन्सेप्ट? अलाउंस बी लग रहा है। बी, अच्छा पहले हम देख लेते हैं एक्रूअल्स। एक्रूअल्स का तो कुछ लेना देना नहीं है, वो तो क्लियर है। हाँ, एक्रूअल्स मैचिंग प्रिंसिपल है बेसिकली। गोइंग कंसर्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अलाउंसेस लेते हो ना बैड डेट के, वो आप तब लेते हो जब आप गोइंग कंसर्न के अंडर जा रहे हो। अगर गोइंग कंसर्न के अंडर नहीं जा रहे हो तो फिर आप अलाउंस भी नहीं ले सकते। अगर बिजनेस की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ब्रेकअप बेसिस पे, सो यू आर नॉट अलाउड टू मेक एन अलाउंस, क्योंकि बिजनेस ने कंटिन्यू नहीं करना तो अलाउंस भी नहीं होगा। गोइंग कंसर्न भी रेलिवेंट नहीं है। मटीरियलिटी, ऑब्वियसली मटीरियलिटी हैज़ नथिंग टू विद द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंस को शो करता है, अमाउंट के कम या ज़्यादा होने को शो करता है। फेयर प्रेजेंटेशन को यहाँ देखते हैं। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है कि हम एक लॉस फोरसी कर रहे हैं, लेकिन वो लॉस अभी तक हुआ नहीं है, एक्चुअल हो सकता है, लेकिन हमें चूंकि नजर आ रहा है कि ये लॉस हो सकता है, तो हम अलाउंस ले लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें शेयर होल्डर्स को या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। जब वो अलाउंस देखेंगे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, तो उनको पता होगा कि हमारे एक्चुअल रिसीवेबल्स तो 100,000 के हैं, लेकिन 10,000 शायद हमें कभी ना मिले, या उसमें से कुछ अमाउंट हमें कभी ना मिले। ये मकसद होता है अलाउंस को रिपोर्ट करने का। तो फेयर प्रेजेंटेशन जो है ये इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। क्लियर विद दिस थिंग? यस। ओके, या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आपका लॉस नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप पोटेंशियल लॉस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को। Okay, the IASB conceptual framework for financial reporting gives 4 enhancing qualitative characteristics। अभी हमने देखा पीछे,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ दोज क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, तो वो 4 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ए बी सी डी? इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी है, टाइमलाइंस है, कंपैटिबिलिटी है, वेरीफाइबिलिटी है, मुझे याद है। ओके, इसमें कहाँ पे है ये? सी बी सी 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 सी, यस। कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये 4 में से और 3 एनहांसिंग करेक्टरिस्टिक्स ये वाली है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखें, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड रेलेवेंस जो एनहांसिंग में वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सी वाली है, फंडामेंटल। एनहांसिंग भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, वो एनहांसिंग फंडामेंटल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? बिजनेस ये तो एक प्रिंसिपल है ना। ये प्रिंसिपल है, ये अजम्पशन है बेसिकली, यस, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। और ट्रू एंड फेयर, ये भी आपका प्रिंसिपल है, ये अजम्पशन है। ट्रू एंड फेयर, ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी ट्रू एंड फेयर, और ये टर्म ऑडिटिंग में आप इतनी दफ़ा पढ़ोगे, इतनी दफ़ा रिपीट होगी, बट ऑडिटिंग में जाके। लास्ट है रेलेवेंस, एक्रूवल्स एंड गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न एंड एक्रूवल्स जो है ये भी अजम्पशंस हैं, और रेलेवेंस फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक।